नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक कोरोना काल में कविता पुनीत शर्मा जी की थी सर, बहुत जी जी। प्रचलित हुई थी। हाँ, बहुत प्रचलित और है। अब पहलगाम हमले के बाद एक बार सुनाना पड़ रहा है बड़ा दुख के साथ। जी। था एक कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे, मेरे लिए जो है सजी वो सेज ना खराब हो। हाँ। ये बादशाह का हुक्म हम्म। है। और एक हुक्म ये भी है, भले कोई भी मरे मेरी इमेज ना खराब हो। सुनो मेरे मंत्रियों, सफेद पोश संतरियों, जहां मिले जमीन खाली रोप दो कपास को, कपास मिल में डालकर बुनो सफेद चादरें, ये बादशाह का हुक्म है। आज 14-15 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। वो नहीं, एक चीज तो होने जा रही है। क्या? पूरे देश के अंदर एक माहौल हो गया कि युद्ध होने होगा। और वो तो मॉक ड्रिल की मार बात कर ड्रिल रहे हो हैं। रही है, लोग डरे हुए हैं, कैसे छिपेंगे, कैसे सायरन बजेगा। अब दूसरा खौफ पैदा हो नहीं, गया। हमारे योगी जी एक कदम और आगे निकल गए, उन्होंने आज लाल मॉक ड्रिल एक दिन अब पहले एक करा दूसरा दिया। खौफ पैदा हो गया कि वो ब्लैकआउट होगा, घरों में लाइट ना जले। हाँ, इस पे बात हर करेंगे भी हम लोग। मैदान में आप न रहिएगा, घुस जाइएगा किसी उसमें कमरे में या उसमें बंकर में। नहीं, मोदी जी कह रहे थे हम मिट्टी मिला देंगे। अमित शाह जी चुन चुन के बदला ले रहे थे। राजनाथ सिंह ने पर कल फांसा ही था मोदी जी को कि वो ऐसे रिस्क लेने में गंभीर है। देखते हैं क्या होता है अभी। सर, एक कहानी है, छोटी सी जी, है। सुनाइए सुनाइए एक मूर्ख राजा की कहानी है। जी जी, जरूर तो सुनाइए। एक मूर्ख राजा था जो अपने जी आप को बहुत होशियार समझता जी था। जी। और अपने दरबार में लोगों को बताता था कि देखो मैं ये चालाकी कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, मुझसे एक ज्यादा मिनट कोई। आपकी बात रोक रहे हैं जी। कि जो बहुत चालाकी दिखाता है, वो अपने को चालाक समझता है, हाँ शायद उसे ही मूर्ख कहा जाता है। हाँ, वो लेकिन उसको ये नहीं पता होता है। शायद सबको मालूम रहता है कि मूर्ख है, उसको उसको नहीं इसके पता अलावा होता। हाँ। वो ये जानता है कि सबसे अकल में। तो वो हर दिन अपने महल में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता था। हम्म। तो राजा एक दिन सोचा, यार मंत्रियों को बुला के कि यार हम ही सबसे बुद्धिमान है। तो उसने मंत्रियों से कहा, देखो ऐसा है, तुम सब जाओ और हम्म। मुझसे ज्यादा चालाक हम्म। बुद्धिमान अगर कोई है उसको खोज के लाओ, ढूंढ के ले आओ। जो भी हो। और ऐसा चालाक हो जो मुझे धोखा दे ले जाए। और जो अगर नहीं ला पाओगे तो तुम सबको सूली चढ़ा देंगे। हम्म। और लेके आओगे, अगर वो हार गया, हम्म। जो मुझसे ज्यादा चालाक निकला और धोखा देने में एक्सपर्ट, तो मतलब आपका ये है कि हमसे ज्यादा मूर्ख ले आओ, चालाक लाओ, जो हमें नहीं हरा दे। हाँ तो। और अगर वो हार जाएगा तो फिर वो हमारी गुलामी करेगा। अच्छा। अब मंत्री बेचारे क्या करते, मरता क्या ना करता। मंत्री गए खोजने शहर में, तो शहर वाले तो सब जानते ही थे, तो कहा कौन जाए इसे पंखा लेने। अब मंत्रियों के लिए मुसीबत थी सर, कि अब उनको तो कहीं ना कहीं लेके हाजिर करना था, नहीं सूली पे चढ़ना तय था, मतलब जाहिर है कि भाई गर्दन पे बादशाह तलवार गर्दन थी। पर तलवार थी। तो खोजते खोजते मंत्री लोग बिल्कुल सीमा पे, एक गांव था जहाँ की जो जमीन थी वो राजा की जमीन थी, और जबरदस्त लगान लेता था किसान वालों से, बहुत त्रस्त थे वहाँ के किसान। हम्म। तो जब मंत्री वगैरह पहुंचे तो भाई मजबूरी थी, राजा की रियासत से मंत्री आए थे, तो गांव वालों ने जितना उनकी हैसियत थी हम्म। सेवा सहायता की, खाना वाना खिलाया, हम्म। सब कुछ किया। हम्म। तो उनके पीछे एक आदमी था जिसका नाम था नोविस। अच्छा। तो नोविस मंत्रियों को लगा कि ये आदमी कुछ है। अच्छा, गांव का एक आदमी था हाँ, जिसका नाम था चालाक नोबिस। है, हम्म। होशियार है। अच्छा, उसमें उन लोगों ने परखा हाँ, कि कि इसमें ये एक आदमी। मिल गया, हाँ, काम का आदमी मिल गया। नोविस। तो हम्म। उस मंत्रियों ने उसको समझाया बुझाया कि भाई चलो, राजा के यहाँ से ऐसा ऐसा मामला है, शर्त लगी है, हम्म। और अगर जीत जाओगे तो तुम्हें इनाम बहुत देंगे इनाम राजा। मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं चलने तो तैयार हूँ, मजबूरी है, राजा है तो आप लोग मंत्री हैं, लेकिन एक शर्त है कि मैं अपनी टोपी और अपना कोट लेके नहीं जाऊंगा। तो मंत्री ने कहा ठीक है भैया, बिना टोपी कोट के चलो, लेकिन चलो जरूर। तो आया राजा के पास। मतलब नोविस जो गांव का हाँ आदमी है, उसने कहा कि हम टोपी कोट के नहीं पहन के जाएंगे। हाँ, बाकी चीज पहन के जाएंगे। हम्म। तो राजा के सामने हाजिर किया गया, तो राजा ने कहा कि तुमको क्या सोचते हो, तुम हमसे ज्यादा चालाक हो। हम्म। तो उसने कहा, और राजा ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें, मुझे धोखा देने की चुनौती देता हूँ तो मुझे धोखा दो। तो अच्छा। कहा साहब, अगर हमको सोचने का मौका मिला होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। हम्म। अब देखिए, जल्दी जल्दी में आया तो मैं अपनी टोपी और अपना कोट भी भूल गया घर पे, हम्म। और वो धोखा देने वाले औजार भी भूल गया हम्म। घर ही पे। हम्म। तो राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। हम्म। राजा ने कहा, तुम धोखा धोखा देने का औजार भी होता है। औजार भी होता हो, तुम धोखा देते हो औजार से। तो उसने कहा हाँ, जो। तो कहा ठीक है, तुम फौरन जाओ घर, अपना टोपी कोट लेके आओ, वो धोखा देने वाला औजार लाओ, हम भी देखना चाहते हैं भाई। तो उसने कहा कि राजा साहब ऐसा है, इसके लिए मुझे 100 घोड़े हम्म। और 100 गाड़ी चाहिए। हम्म। बहुत ज्यादा औजार है, वजनी बहुत है वजनी औजार। बहुत है। तो तुरंत राजा ने कहा ठीक है, तुम घड़साल में जाओ और अपने पसंद के 100 घोड़े
असो गाड़ी लेके जाओ लेकिन तुरंत आओ लेकर के। हम्म, कहा ठीक हुजूर। चला गया। 6 महीना। और उसने ये भी कहा था मुझसे कि महाराज समय लग सकता 6 महीना लगेगा वो सामान अच्छा, उठा रखने में। अवधि बता अवधि दीजिए। बताई थी। तो जब पहुंचा अपने गांव तो जो 100 घोड़ा गाड़ियां थी वो गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम्म, और उससे उसने पूरे गांव ने की किसानी खेती, हम्म, चमक के खेती हुई। हम्म, और उन गाड़ियों से उसने लाद के उसको गोदाम में जमा किया सब। फिर उसके गांव में जितना कबाड़ था उसने उन बैलगाड़ियों में भरा। अच्छा। और वापस राजा के 5-6 महीने बाद आया। हम्म, अब राजा बिल्कुल व्याकुल था कि वो औजार दिखाओ धोखा देने वाला। खुश हो गया। हाँ, तो राजा ने कहा जल्दी से दिखाओ। हम्म, तो राजा का एक कुत्ता था। तो वो अजनबी आदमी को देखता है कुत्ता है तो उसका स्वभाव होता है भौंकेगा और सूंघेगा। हम्म, तो नोविस के पास आया और पहले भौंका फिर सूंघा उसको। हम्म, तो नोविस ने झटके में राजा साहब से कहा हुजूर हुजूर ये आपका कुत्ता मुझे बता रहा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा गाँव और मुझे एक काला घोड़ा दीजिए। तो राजा ने कहा भाई हमको तो हथियार देखना खा नहीं साहब, मैं तुरंत जाता हूँ, सबसे तेज घोड़ा चाहिए आपका और मैं तुरंत आता हूँ। राजा ने कहा ठीक है भाई जाओ हो आओ। फिर एकदम मारा इसने। फिर गया तो घोड़ा लेके गया, घोड़े को उसने बेच दिया और एक काले रंग का ही गधा उसने खरीदा और उसी गधे पर बैठ के चला आया। लौटा तो राजा ने कहा भाई तुम गए घोड़े से आए गधे से हो, ये क्या मामला? कहे साहब आपका घोड़ा रास्ते में गधा हो गया तो हम क्या करें, इसीलिए तो टाइम लग गया। राजा ने कहा अच्छा, मैं जब तक चलता था घोड़े से तब तक ये नहीं गधा हुआ था, चलो हो सकता है। तो अब राजा ने कहा आप कुछ नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम मुझे धोखा दे के बताओ नहीं तो हम तुम्हारा सर जो है कलम कर देंगे। तो नोविस ने कहा ठीक है महाराज बैठिए, हमारे कुछ सवाल है उसके जवाब दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने नोविस ने पहला सवाल ये किया कि हुजूर ये बताइए धोखा देने का कोई औजार आपने दुनिया में सुना है क्या? आप जब किसी को धोखा देते हो तो औजार का यूज करते हो? राजा ने कहा नहीं। तो कहा पहला धोखा तो हमने ये दिया आपको। मूर्ख बन गया। फिर दूसरा, फिर राजा ने कहा अच्छा भाई दूसरा क्या था? कहे हुजूर आपने कभी, आपका कुत्ता इतने साल से आपके साथ है, आपने इससे कभी बातचीत करते हुए उससे सुना है कि आपसे इसने बातचीत की हो? और मैंने कहा कि बता रहा मेरी बीवी। हाँ, आपने तो राजा ने कहा हाँ इसने कभी हमसे बातचीत नहीं की। तो कहा दूसरा धोखा हमने ये दिया आपको। अब राजा और परेशान। फिर राजा फिर नोविस ने एक सवाल किया कि हुजूर ये बताइए जो आपका घोड़ा था वफादार, वो इतने साल आप उस पर चले सवारी किए, कभी वो गधा बना? तो राजा ने कहा भाई नहीं बना। अब राजा बिल्कुल आत्मग्लानि नहीं की, बताओ ढीला पड़ गया, मुझे धोखा दे दिया 3-3 बार। तो राजा ने कहा अच्छा बताओ तुम्हें, भाई तुम जीत तो गए ही हो, अब तुम्हें क्या दिया जाए? तो नोविस ने कहा साहब हुजूर ऐसा है हमें वो चीज चाहिए जिसका आप बिल्कुल उपयोग नहीं करते। तो राजा ने कहा ठीक है जो चीज मैं उपयोग ही नहीं करता उसको देने मुझे क्या दिक्कत है। तो राजा ने कहा ठीक है क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने तत्काल कहा कि महाराज हमें आपका सर चाहिए। अरे राजा डरा चौंका, ये क्या मामला है? तो राजा ने पूछा सर क्यों चाहिए? तो कहा साहब आपके ऊपर सर में दिमाग है, उसका उपयोग आपने कभी नहीं किया, तो हमें वही चाहिए। क्या बात है। तो कहानी ये है लंबड़ू बाप, ज्यादा चालाक आदमी जो होता है। अब सर मोदी जी ने और नागरिक सुरक्षा विभाग भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कल देश के चुनिंदा शहरों में मॉक ड्रिल होगी जिसमें से यूपी के 17 जिले हैं और शाम 7 बजे होगी, सायरन बजेगा और वो ब्लैकआउट होगा, तमाम चीजें होंगी। योगी जी तो आज शुरू करा दिए। नहीं तो ये बताइए कि जनता के लिए खुशी की बात है? अब जो भी है मोदी जी है, देखिए मोदी जानते हैं आतंकवादियों को मारने की उम्मीद के सरकार से की है जी, ना कि ये कि हमको ही कैद कर दीजिए। नहीं देखिए मोदी जी जानते हैं हमारी देश की जनता उत्सव प्रधान है। आपको याद होगा सर कोरोना काल में खाली ताली बजा था, तो ये खाली ताली टाइप का ही नया प्रयोग है। लाइट जलाओ। कारगिल युद्ध में अटल जी ने कभी ये प्रयोग नहीं किया था मॉक ड्रिल का। ऑपरेशन पराक्रम चलाया था अटल जी ने, तब भी नहीं उपयोग किया गया था इस मॉक ड्रिल का। हमें लगता है सन 71 वाली लड़ाई में आखिरी बार इसका उपयोग किया गया था। तो मोदी सोच रहे कि कुछ कर वर तो हम पा नहीं रहे, चैनल वाले तो खैर दिन भर युद्ध करा रहे हैं, पीओके तक ले लिया और उसमें से अच्छा विशेषज्ञ 10-15 दिन से चल रहा है कि पाकिस्तान सीमा पर उल्लंघन कर रहा है। हाँ उल्लंघन नहीं, वो चला दिया उन्होंने, युद्ध भी करा दिया, कईयों ने जिता दिया, उसमें पाक के रक्षा विशेषज्ञ भी बैठते हैं, अपने वाले भी बैठते हैं।
तो क्या कहेंगे सर, ये 17 जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी? खैर योगी जी ने आज से शुरू करा दिया देखिए है। बहरहाल मतलब ये मॉक ड्रिल तो हम भी पढ़ करके सुन करके बड़ी हैरत में है जी। कि देश में आदमी शांति और उसकी बात सोचता है हम्म। कि भाई हम सुकून से रहें। और इसमें सर एक कैटेगरी बनी है, एक कैटेगरी, हाँ, ABC 3 कैटेगरी बनाई है। बुलंदशहर ए में है, या, 2 जिले बागपत और मुजफ्फरनगर को 2 A और सी, C में है, हाँ, और 16 जिले बी में है। 16 जिले C में है। लखनऊ भी है उसमें बिल लखनऊ वाले में। लखनऊ सीतापुर हाँ, गोरखपुर मथुरा मेरठ आगरा मुरादाबाद। मुरादाबाद सब उसमें शामिल है। जी। तो अब असल में दिक्कत ये वजह जो बताई है कि ये हम्म। जो कैटेगरी बनाई इन्होंने और यहाँ जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, देखिए पहले जनता को यही नहीं मालूम कि मॉक ड्रिल हो क्यों रही है। हाँ। कि अगर पाकिस्तान यानी आप मतलब दुश्मन हम्म। अगर हम अपना खूब वो हमला करेगा हम्म। तो हमारे भी सैन्य ठिकानों को करेगा। हम्म। तो हमारे यूपी के अंदर जहाँ जहाँ पर यानी देश के जिन सैनिक जगहों पर ठिकाने या कोई सैनिक इम्पोर्टेंट ठिकाने जगह हैं, है। जो भी हमारे कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ हमारी फौज की टुकड़ियाँ रखी जाती हैं, हाँ, वही हर तरफ हमारे प्रतिष्ठान है, बनारस बड़ी है, बड़ी आगरा फैक्ट्रियां है, हैं। अलीगढ़ है, सब जगह छावनी है सब। हाँ। तो वहां पर वो दुश्मन निगाह रखता है, वहां जी। नुकसान पहुंचा सकता है, तो जी। इसलिए आसपास के लोग को भी उससे खौफ होगा। तो अब सायरन बजेगा, आप बंकर में जाइए, कमरे में जाइए, सब मार्केट तो बंकर तो हमें लग रहा है सर खाली जम्मू कश्मीर या बॉर्डर एरिया यहाँ के अलावा तो बंकर कहीं यहाँ है नहीं। बंकर से मुराद है कि आप अपने कमरे में घुस जाइए, हाँ। लाइट बुझा के कमरे में घुस जाइए, ब्लैकआउट होगा। नहीं, कितने लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है। ये तो समझ में आता है कि भारत जो है सबक सिखाने के लिए कुछ करे, बड़ा कदम पाकिस्तान को या आतंकवादियों को जिसको भी टारगेट करे कि अब यहाँ पर दोबारा जो है वो पहलगाम जैसी घटना ना हो आतंकवादी की। तो अब ये तो बहरहाल अब मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब बहरहाल तो ठीक, कुछ अच्छी चीजें भी इससे लोगों को पता चलेंगी, क्योंकि जो 70 के दशक के बाद की पैदाइश है उनको पता भी नहीं होगा मॉक ड्रिल क्या है। इसी बहाने थोड़ा एक इसी बात में वो इंटरटेनमेंट हो ये जाएगा जान जाएंगे कि मॉक ड्रिल क्या होता अगर है। एक देश दूसरे देश के बीच युद्ध होता हाँ। है तो हर देश में जो अपने सुरक्षा के कदम उठाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ये मॉक ड्रिल के जरिए उनको पता और चल कम से कम मोदी काल में जन्मे या होश संभालने वालों को पता, बजेगा तो आप को एक सौभाग्य मिलेगा कि मोदी जी ने उनको कोरोना में थाली ताली के बाद मॉक ड्रिल भी दिखा दी। सर एक बड़ा मजेदार मामला है, हमारा देश अगले 10-15 साल में हो सकता है कैंसर मुक्त हो जाए और जितने कैंसर इंस्टीट्यूट हैं उनको शायद बंद कर दिया जाए। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है इसके लिए कोई थेरेपी वेरेपी ना करनी पड़े। इसका आज एक बड़ा ऐलान आदरणीय योगी जी ने किया। योगी जी का नया ऐलान ये है कि सरकारी जितनी इमारतें हैं उनको गोबर वाले पेंट से पुतवाया जाएगा, अब और कोई पेंट यूज नहीं होगा। तो हमें लग रहा है आने वाले कुछ दिन में लोक भवन, एनेक्सी 5KD, हो सकता है ताजमहल भी पुतवा दिया जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों वो दिल्ली में लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रिंसिपल साहिबा थी, उन्होंने भी गोबर वोबर पुतवाया था अपना क्लासरूम। अब इसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये इसमें फंगस नहीं लगेगा, इस गोबर वाले पेंट से कैंसर नहीं होता, इसीलिए मैंने कैंसर का नाम दिया। फंगल है, कैंसर नहीं होगा, वो एंटी हीट है, गर्म नहीं होगा, और कैंसर की भी बात है वो कही गई है। अब इसमें शोध करके हाँ कही गई होगी ये बात। हाँ, तो अब कैंसर का इलाज है गोबर। गोबर तो दिमाग में था ही, अब चारों तरफ गोबर नजर आएगा। अब इसमें एक नई चीज है सर जो लोगों को नहीं जानकारी होगी। हाँ जी। कि योगी जी तो ऐलान किए, लेकिन ये योजना 2021 की है सर। उस समय के परिवहन मंत्री जो थे, जो आज भी हैं, नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये पेंट खादी प्राकृतिक पेंट एक बनवाया था और उन्होंने अपने आप को खुद उसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित कराया था और अपने घर के लिए भी ले गए थे कि हम उससे पेंट कराएंगे। भगवान ने कराया कि नहीं कराया, अगर कोई दर्शक हो महाराष्ट्र का तो बताया उन्होंने गोबर से पुतवाया था कि नहीं पुतवाया था, पता नहीं कितना देश में हुआ। और उस समय एक उन्होंने दावा किया था कि ग्रामीण उद्योग का सालाना टर्नओवर अभी 80,000 करोड़ रुपए है, मतलब 2021 की बात है। उसको 5 लाख और जिसे सरकार कुछ वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए कर देना चाहती है, मतलब किसानों की आय दुगनी करने का ये प्रोजेक्ट था। मेरे पास, मैंने बहुत खोजा, मुझे कोई आंकड़ा भारत सरकार का नहीं मिला कि गोबर पेंट से कहीं कोई 5 लाख की इनकम हुई हो। क्या कहेंगे सर? देखिए असल में इसमें ये है कि मोदी जी जो यहाँ योगी जी जो बोले हैं, और ज्यादातर खादी आश्रम की दुकान वालों को नहीं पता इस पेंट के बारे में, किसी को नहीं मालूम है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात कही गई है कि गौवंश की रक्षा और इसमें गो पशुपालन और ये वो जो भी है उसको
मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के आत्मनिर्भर लिए, बनाने के लिए अगर हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं पेंट के तौर पेड़ पे। के तौर पर, तो इससे रोजगार मिलेगा, हम्म इससे गांव में रोजगार मिलेगा, और हम उन गरीब परिवार को गाय देंगे मुफ्त में, हम्म कि उसके गोबर से वो बेच के कारोबार करके, मतलब पेंट बनाने में, और फैक्ट्रियों को भी ये मिलेगा कि वो इसको सस्ता पेंट बना करके, इस पेंट का नाम है प्राकृतिक पेंट, इसको प्राकृतिक पेंट है। तो ये उन्होंने कहा है कि सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सारे सरकारी विभाग को इससे पुताई की जाए। तो उसके पीछे मंशा उन्होंने ये बताई है, लेकिन अब ये पढ़ के इतना हास्यास्पद लग रहा है कि बताइए कौन आदमी गोबर तो गरीबों के घर में, वहाँ जो कच्चे मकान होते थे छप्पर के, तो वो चूने की पुताई ना करके, वो होता था कि वो तो विकसित नहीं था। आज विकास की दौड़ में इतना आगे गया है, तो आप गोबर पुतने की बात कर रहे हैं। तो लग रहा है सर कि नितिन गडकरी जी, इसकी लग रहा है फोन पे बात हुई होगी जी और से। नितिन गडकरी इससे पहले कर चुके हैं 2021 में, तो 2004 साल से मौन बैठे थे वो। सर एक बहुत गंभीर मामला है। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जिला और सत्र अदालत के एक न्यायिक अधिकारी थे, जिनका नाम है प्रेम कुमार। उनको सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था कि वो मोची के बेटे थे, और बहुत बढ़िया ये मामला हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर बहुत कड़ी टिप्पणी की, उनको खैर बहाल भी कर दिया जो बर्खास्तगी हुई थी। और उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि बात को लेकर बर्खास्तगी बता रहे हैं भी आपको, उन्होंने टिप्पणी में कहा पंजाब की न्यायपालिका में चल रही इस जातिगत समस्या से वाकिफ है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत भी वहीं से आते हैं, पंजाब हाई कोर्ट से ही आए हैं। और चूंकि अधिकारी एक पिछड़ी जात से ताल्लुक रखता था, उसे निशाना बनाया गया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इस मामले को सुन रहे थे। अब सर करीब 3 साल बाद ये फैसला आया है, और 2014 में उनकी पंजाब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज के तौर पर बहाली हुई थी। प्रेम कुमार के बारे में उनके वरिष्ठ जजों की राय पहले तो काफी अच्छी रही सर, पर फिर बदलती चली गई। उनका मूल्यांकन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, मतलब किया गया, मुद्दा आ गया था उस पर ना। तो क्या कहेंगे सर इस मामले में? अब देखिए, जुडिशरी का मामला ही मतलब ही यही है कि इंसाफ, न्याय, जस्टिस। तो अब किसी भी छोटी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार फैसला दिया, छोटी जात के आदमी को, अधिकारी को आप बर्खास्त कर रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि उसकी कार्यशैली नहीं है, ठीक है, क्या है, किस बात को आधार लगा कर रहे हैं। तो अब आप जो है मतलब इस तरह का कदम उठाएंगे तो कोर्ट में जाएगा मामला, और खुद वो न्यायिक अधिकारी है, जज रहा, और उसको आपने नौकरी से निकाल दिया, तो उसकी कार्यशैली को बताते हुए कि वो ठीक नहीं है, और ये वो। तो अब उस पर जो जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई की, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि पंजाब में ऐसा होता है, छोटी जात के लोगों के, अधिकारियों के खिलाफ भी लोग इस तरह का नजरिया रखते हैं, इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। तो उन्होंने उस पर बहुत सख्त टिप्पणी की है कि आखिर ये कब तक चलेगा, इसे बंद होना चाहिए। और उनकी बहाली की है, और उनकी पूरी रुकी तनख्वाह, उनका पूरा प्रमोशन, वो सबको बहाल कर दिया है। अब सर पहलगाम में करनाल के नेवी के लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल की शहादत के बाद आज राहुल गांधी उनके घर तकरीबन 12:30 बजे गए जी, बैठे रहे, और उनकी पत्नी हिमांशी से मुलाकात की जी। हाँ, इससे पहले राहुल गांधी कानपुर में भी गए थे, वहां पे भी श्रवण द्विवेदी के यहाँ भी गए थे। लेकिन सरकार का कोई बड़ा नेता, बड़ा मंत्री, खाली सीआर पाटिल ने एक हिम्मत दिखाई थी, गुजरात में गए थे, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल उनसे किए गए थे, वो भाग आए। हमें लग रहा है उसके बाद से एडवाइजरी जारी कर दी गई गुपचुप तरीके से, भाजपा में कोई जाना नहीं, इतने सवाल होंगे। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो तो जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि चला जाए। मोदी जी व्यस्त हैं, वो आए तो चले गए बिहार, उसके बाद 9 घंटा हीरो हीरोइन साथ थे, फिर उसके बाद आंध्रा चले गए। और मुझे याद है सर 26/11 हुआ था बंबई में, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन गृह मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दिया था, गृह मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मोदी जी का तो खैर छोड़िए। तो कोई रेल हादसा होता था तो फौरन लोग इस्तीफा देते, इनके इसमें तो रेल का तो गिनीज बुक कहीं कोई जघन हत्याकांड हो जाए, वो कोई मसेकर हो जाए, कहीं पर कुछ हो, ऐसी चीज वाकया हो जाए, तो गृह मंत्री को पद छोड़ना पड़ता था। मतलब ये था कि नैतिकता के आधार पर उसको खुद जाके इस्तीफा देना पड़ता था कि हमारे विभाग से, हमारे मंत्रालय से ये चूक हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं इस पद पर बने नहीं रहना चाहिए।
आज क्या है, आज तो पहला ये है कि जिसकी जिम्मेदारी वही 20 कमियां गिनाने लगता है और खड़ा हो बयान वीर जाता है, सब बयान बयान वीर, वीर को नेस नाबूद कर देंगे और छोड़ा मिट्टी नहीं मिला जाएगा, देंगे, ये मिट्टी है। मिला देंगे। चाहिए नरवाल की बीवी, और अभी क्या उसकी वो है, शादी को कितने दिन 7 हुए दिन थे, हुए हाँ थे, 7 दिन एक हुए हफ्ता। थे, और बेचारे ने मानवता दिखाते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि बाकी कोई पता मारा नहीं क्या क्या जाए, आरोप लगा दिए। जो लोगों ने हमारे पति को मारा है हम वो न्याय चाहते हैं कि बस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अब सर ये राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन की नागरिकता, दोहरी नागरिकता का एक मामला अपने लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा था। बड़ा गजब विचित्र मामला है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 2 मिनट का काम था कि वो बस लिख के दे देते कि हाँ राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन के भी है, भारत के, उनकी सांसदी चली जाती, जीवन में कभी लड़ नहीं पाते चुनाव। हम्म, अब वो जो याची था उसने कम से कम 3-4 बार एस विघ्नेश शिशिर, सामाजिक कार्यकर्ता है, कर्नाटक के, मुकदमा करने आए लखनऊ हाई कोर्ट। इतना दूर उनको और कोई हाई कोर्ट बीच में कर्नाटक से और लखनऊ के बीच में नहीं मिला। अब सर आज हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया मामला। भाई ठीक, हाई कोर्ट कब तक उस पर बैठी रहती? नहीं गृह देखिए, मंत्रालय जवाब ही नहीं दे पाया। अब क्या कहेंगे सर? अब देखिए उस पर हाई कोर्ट ने हम्म, दोहरी नागरिकता वाला जो उसके पास ले गए थे, हम्म, उसकी याचिका को ये कह के निपटा दिया कि देखिए इसमें आधार नहीं बनता है, हाँ, ये आप अथॉरिटीज के पास जाइए, हम्म, यानी गोयल सरकार से पूछिए कि ये है तो उसका विभाग है, वो बताएगा ना, हम्म। हम अभी कोर्ट में क्या फैसला इस पर सुनाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी भी आरोप लगाते थे। हाँ, तो आप इसको जो है उस विभाग से वो देखिए आपको क्या उत्तर उसने दिया विभाग ने। हम्म, तो इन्होंने नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को भी। हम्म, केंद्र सरकार ने इतने दिन में कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया कि हम ब्रिटेन से क्या बातचीत हुई है, क्या हुआ, वहाँ से पता चला कि नहीं चला, कि वहाँ के नागरिक हैं और यहाँ भी नागरिक हैं तो कैसे क्या है। तो कोर्ट ने इसी को बताते हुए कि आप जो है आज़ाद हैं और फोरम पर जा करके करिए, लेकिन आपके जो ये मामला है इस पर मैंने जो केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है, तो वो डिसमिस कर दिया। dismiss कर तो आज के लिए इतना ही। लेकिन सर एक चीज, एक मजेदार याद आ गया हमको दिया। कि जो इस समय सारे चैनल ये पीओके ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल पीओके ले लो भैया, अक्साई चीन भी हमारा है, वो भी ले लो। लेकिन मुझे बहुत तभी याद आया अचानक कि जब लोकसभा चुनाव था इस बार, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री आप बनवा देंगे तो पीओके हमारा होगा। 1 साल से है मोदी जी, पहलगाम हमला 1 साल बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के हुआ है। बिहार के वो मंत्री जो है क्या नाम उन्होंने, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कह रहे थे हाँ, जब 8 अगस्त हाँ, जब वो मोदी बोले जी थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे, हाँ मुख्यमंत्री कहने थे। लगे कि आज अगर आप प्रधानमंत्री होते देश के, नरेंद्र मोदी जी, तो हम इस वक्त रावलपिंडी में बैठे होते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।